हम लोग देख रहे हैं अब क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, ये सबको मालूम हो गया कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण है जिसके चलते यहाँ डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6 मीटर, जितना लंबा आदमी होता है ना उतना लंबा नहीं, उससे बहुत ज्यादा लंबा आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, 6 मीटर यानी अप्रोक्स 18 फीट या 18 टू 20 फीट ये रहते हैं। अब परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स ऑन द म्यूकोसा कॉल्ड वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग और प्लिकी सर्कुलर्स, और यहाँ क्या होते हैं, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जो कि ऑन म्यूकोसा में होते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, छोटे छोटे फोल्ड्स रहेंगे सर्कुलर, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग या प्लिकी सर्कुलर्स। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होते हैं राइट इनटू 4 मिलियंस ऑफ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस विली। अब क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, वह स्मॉल इंटेस्टाइन तो इस तरह से पाइप है। अब इस पाइप में क्या होते हैं ना, इस तरह से विली होते हैं, यूं, 1 विली, 2 विली, 3 विली, 4 विली। अब इस पर क्या होते हैं, ये जो विली है इस पर छोटे 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 वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग भी होते हैं, जिसको कि प्लिकाई सर्कुलर्स कहते हैं। क्लियर है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, विली। और ईच इंटेस्टाइनल सेल हैज न्यूमेरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इवेगेनेशंस माइक्रोविली 3000 पर सेल। और प्रत्येक इंटेस्टाइनल सेल को, हर एक इंटेस्टाइनल सेल के पास जो इंटेस्टाइनल सेल्स है विली पर, है ना, उस प्रत्येक इंटेस्टाइनल सेल्स पर और महीन महीन माइक्रोविली होते हैं। करीब करीब एक सेल पर 3000 तक माइक्रोविली होते हैं, ताकि वो आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर सके, जो कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है। ईच विलस इज विथ अ लिम्फ कैपिलरी कॉल्ड लैक्टेरल। और प्रत्येक जो विली होता है उसी के पास क्या होता है, एक लैक्टेरल होता है, जो कि लिम्फ कैपिलरी होता है। उस लिम्फ कैपिलरी को हम लोग कहते हैं लैक्टेरल, और यह लैक्टेरल जो है यह बीच में यहाँ रहता है, ये प्रत्येक विली के बीच में, यानी ये डंडा है, इसी डंडा पर सजावट है, और इस डंडा को हम क्या कहते हैं, लैक्टेरल कहते हैं। और ये लैक्टेरल क्या है, लिम्फ कैपिलरी है। इन द सेंटर विच इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आज इसके चारों तरफ, इस डंडा के चारों तरफ हम लोग क्या किए हैं, सुतरी बांधे हुए हैं, जिसको कि कहते हैं ब्लड कैपिलरी। झंडा फहराने वाला जो डंडा होता है ना, उस पर देखते हैं आप लोग रिबन साट देते हैं यूं। अब बीच में जो झंडा फहराने वाला डंडा है उसको कहे लैक्टेरल, और ऊपर से जो रिबन आप लगा दिए वह हो गया आपका ब्लड कैपिलरीज। उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज रहते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। और विलस ही जो है वह आपका यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो ये आपको याद रखना है कि यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज विलस, है ना, विलस आपका यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। और ब्लड कैपिलरीज ऑफ विली एब्जॉर्ब्स, और जो ब्लड कैपिलरी जो है यहाँ पर विली के चारों तरफ अंदर में एब्जॉर्ब्स करते हैं मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के मोलिक्यूल्स, मिनरल्स को, हेक्सोज सुगर्स, हेक्सोज सुगर्स जो है अमीनो एसिड्स हैं, और प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विली। और लैक्टियल्स जो है वह एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि कड़ा है तो कड़ा को मारने के लिए, थोड़ा कड़ा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैट से पच के आया है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी वही बंदा चाहिए, तो कौन, लैक्टियल्स चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि लैक्टियल्स के द्वारा ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। मेन सीट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आप पानी पीते हैं ना जमकर, वो भी पेट में एब्जॉर्ब नहीं होता है,
मेनली रूप से वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। अब एब्जॉर्प्शन जो डिपेंड करता है टू टाइप ऑफ प्रोसेस, दो प्रकार का प्रोसेस है जिस पर कि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। आपको दो तरह से एब्जॉर्प्शन होते हैं, एक होते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में भी दो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा इंडोसाइटोसिस होता है। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। हमने तो ये तो देख लिया कि एब्जॉर्प्शन जो है दो तरह से प्रोसेस पर डिपेंड करता है, एक पैसिव और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैसिव एब्जॉर्प्शन। सिंपल डिफ्यूजन, जो सिंपल डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ये सब आपको पैसिव एब्जॉर्प्शन है, याद रहेंगे। सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसके एग्जांपल हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन के, जिसमें क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन में स्मॉल एंड वाटर soluble molecules like some of electrolytes like chloride, monosugars, glucose, some amino acids और smaller fatty acids का डाइजेशन होता है। ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा मूवमेंट ऑफ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक फ्रुक्टोज, मैनोज along concentration gradient with the help of some carriers like सोडियम प्लस का होता है। क्लियर। ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर और अल्कोहल का, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक फ्रुक्टोज, मैनोज और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर लाइक सोडियम प्लस की मदद से। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कौन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव देख लिए, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एक एक्टिव टाइप ट्रांसपोर्ट और दूसरा इंडोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा विच इन्वॉल्व्स द कैरियर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड परमिएसेज और ट्रांसलोकेसेज विच आर जनरली प्रोटीनियस इन नेचर। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व करते हैं कौन, कैरियर मॉलिक्यूल्स। कैरियर मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं और ढोने का काम करते हैं ट्रक की तरह, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, उस कैरियर मॉलिक्यूल्स को परमिएसेज और ट्रांसलोकेसेज। ठीक है। और ये दोनों का जो है परमिएसेज या ट्रांसलोकेसेज जो है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है, वो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीनेसियस होता है, प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन के होते हैं। और ये किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, अमीनो एसिड्स, सोडियम प्लस, इन सब का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी होता है। क्लियर। अब देखिए इंडोसाइटोसिस। अब जो लार्ज साइज का लिक्विड है या सॉलिड न्यूट्रिएंट्स बच गया, जो लार्ज साइज के थोड़े बड़े हो गए, बड़े बच गए, ठीक है ना, उसको गुप से पचा लेगा, खा जाएगा, गुप मुंह में जैसे लड्डू डाले ना तो वैसे चला जाएगा। और टेकन इन सम वेसाइकल्स, वेसाइकल्स में चले जाते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेसाइकल्स के द्वारा डायरेक्ट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसे इंटेक कर लेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग इंडोसाइटोसिस। तो ये दोनों आपका आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। फैट्स का एब्जॉर्प्शन एक थोड़ा सा कड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लोग फोकस करते हैं उस पर। तो फैट्स का जो डाइजेशन होता है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट्स निकलता है फैट के डाइजेशन के बाद, तो मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट को डाइजेस्ट करके उसका एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलता है, मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये तो देखे थे। और वाटर सोल्यूबल एक होता है और एक वाटर इनसोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल है ग्लिसरॉल, इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द म्यूकोजल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ग्लिसरॉल जो है वो वाटर सोल्यूबल है, इसलिए इसको इंटेस्टाइन का म्यूकोजल सेल्स है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वाटर इनसोल्यूबल कौन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, या जो फैटी एसिड्स जो होते हैं इसके लंबे लंबे चेन्स होते हैं, और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, ये दोनों जो हैं वो आपको क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो यहां पर आपको यह भी समझ में आ गया कि जो हमारा जो फैट डाइजेशन है, जो हमारा फैट डाइजेशन होता है, तो उसके बाद दो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट्स कितने तरह के निकलते हैं, दो तरह के, एक निकलता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा निकलता है वाटर इनसोल्यूबल।
वाटर सोल्यूबल कौन होता है? ग्लिसरॉल, जिसको कि डायरेक्टली म्यूकोसल सेल्स इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वाटर इनसोल्यूबल जो होता है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो है कौन? फैटी एसिड्स, ये एक, और नंबर 2 मोनोग्लिसराइड्स, और दूसरा मोनोग्लिसराइड्स। ये दोनों क्या हैं? आपको वाटर इनसोल्यूबल, यानी 3 तरह का जो प्रोडक्ट निकला उसमें एक ग्लिसरॉल है, वही एक वाटर सोल्यूबल होता है जिसका कि डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब मिक्स्ड माइसेल्स देखिए, यही जो मिक्स्ड माइसेल्स है ना, अब इसको द्वारा एब्जॉर्ब होगा किसका? फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट्स। जो जो बदमाशी करेगा ना उसके लिए क्या किया जाएगा कि लड्डू बनाया जाएगा, है ना, और उसके बाद उसका भोग लगाया जाएगा। कैसे? लड्डू कैसे बनेगा? तो काजू, किशमिश, बहुत सारा चीज रहता है ना लड्डू में, तो वैसे ही फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट्स, ये 4 को मिला दीजिए इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में और एग्रीगेट कर गया, है ना, ये चारों को एग्रीगेट किए, एक साथ बांध दिए, तो वो हमारे को हो गया माइसेल्स। ठीक है ना, ये स्मॉल होंगे, स्फेरिकल होंगे, छोटे छोटे लड्डू होंगे, और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। अब यह वाटर सोल्यूबल हो गया। जो हमारा फैटी एसिड जो है और मोनोग्लिसराइड जो कि वाटर इनसोल्यूबल था, इसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए क्या बनाया गया? लड्डू, है ना। कैसे बनाया गया लड्डू? उसको मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट, इन चारों को मिला करके गूंथ लिया गया, छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल, तो ये वाटर सोल्यूबल बन गए। और इनकी जो साइज है वो बहुत छोटा रहता है, 0.0324 नैनोमीटर इन डायमीटर, करीब करीब 700 टाइम्स स्मॉलर है इमल्सन ड्रॉपलेट से। क्लियर है? अब यह मिक्स्ड माइसेल्स जो है ये क्या है? अब इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। Each mixed micelles has the bile salts, प्रत्येक मिक्स्ड माइसेल्स के पास क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स होते हैं इन इट्स आउटर पार्ट। बाहरी पार्ट पर आप देखोगे, यहां बाहरी पार्ट पर देखोगे तो ये है बाइल सॉल्ट्स। Whereas the hydrophobic fatty acid and cholesterol molecules form the core of micelle, जहां पर कि आपको हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स भी रहेंगे, है ना। ये देखिए हाइड्रोफोबिक कोर है, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स भी, ये येलो वाला रीजन है पूरा, ये रहते हैं, ठीक है ना। और आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद रहते हैं, ये गोल गोल जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मौजूद रहता है, ठीक है। और ये जो हमारे को ये है, ये वाला पार्ट, ये बाइल सॉल्ट्स है। तो इस तरह से ये एक कुछ अरेंजमेंट बना लेता है और आपको पचाने में मदद करता है। और ये जो है वाटर सोल्यूबल पोर्शन हो गए, ठीक है ना, लिक्विड सोल्यूबल पोर्शन ये हो गया, इसको कि लेखिथीन कहते हैं। और माइसेल्स जो होते हैं आर नेसेसरी, ये जरूरी है, बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट द पुअरली सोल्यूबल मोनोग्लिसराइड्स, क्योंकि जो पुअरली सोल्यूबल मोनोग्लिसराइड्स है उसको ये ट्रांसपोर्ट कराने में ये मदद कराता है कौन? हमारे को माइसेल्स। इसीलिए माइसेल्स की आवश्यकता पड़ती है, सबका लड्डू बनाना जरूरी है, जो कड़ा है वो भी अब पच जाएगा। एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और ये लंबे लंबे जो चेन है फैटी एसिड्स के, इनको भी अगर पचाना है, एब्जॉर्ब कराना है, तो उसके लिए इनका लड्डू गुथना माइसेल्स जरूरी है टू द सरफेस ऑफ इंट्रोसाइट्स फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। अब माइसेल्स जो होते हैं आर टेकन बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स बाय पिनोसाइटोसिस। अब जब माइसेल्स बन गया, लड्डू बन गया, माइसेल्स कैसे बना ये मालूम है ना, कैसे बना? फैटी एसिड नंबर 1, नंबर 2 मोनोग्लिसराइड्स, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल और 4 बाइल सॉल्ट्स, इन चारों को गूंथ दिए तो माइसेल्स बन गया। अब ये जो माइसेल्स है ये एक लड्डू है, ठीक है ना, इसको आसानी से इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स क्या करेगा? पचा जाएगा, पिनोसाइटोसिस के द्वारा इंटेक कर लेता है ना, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा आसानी से इसे इंटेक कर लिया इनसाइड द म्यूकोसल सेल। अब म्यूकोसल सेल में जब ये चला गया तो फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स रिएक्ट टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स मारापीटी करने लगा और रिएक्ट करके बना लिया क्या?
ट्राइग्लिसराइड्स। और द न्यूट्रल फैट्स सो फॉर्म्ड इज सराउंडेड बाय ए कोट ऑफ बीटा लिपोप्रोटीन। और जो न्यूट्रल फैट बना उसके चारों तरफ बीटा लिपोप्रोटीन सराउंड कर ले जाते हैं टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल फाइन ग्लोबुलेट्स। और वाटर सोल्यूबल फाइन ग्लोब्यूल्स में फिर वो कन्वर्ट कर जाते हैं, जिसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। इसको क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। ईच अबाउट 1 माइक्रोन इन डायमीटर, प्रत्येक 1 माइक्रोन का होते हैं डायमीटर में। और काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो मिल्की होते हैं कलर में एंड रिलीज्ड इन द लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज में जब ये रिलीज होते हैं तो इसे कहते हैं लैक्टियल्स। ये याद रखना है कि काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं इनकी साइज होती है कितनी? 1 माइक्रोन। ठीक है, ये बना है किससे? माइक्रोन के ऊपर बीटा लिपोप्रोटीन का लेयर चढ़ गया, ठीक है ना, म्यूकोसल सेल के अंदर, ठीक है, तो वो बनता है आपको काइलोमाइक्रॉन्स। अब जब यह काइलोमाइक्रॉन्स जो होता है वो मिल्की कलर का होता है, दूध की तरह उजला होता है, सफेद होता है। जब इस काइलोमाइक्रॉन्स जो चला जाता है लिम्फ में, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज में, तब उसे कहते हैं हम लोग लैक्टियल्स बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये चला जाता है कहाँ? लिम्फ कैपिलरीज में, तो वहां हम इसे कहते हैं लैक्टियल्स, क्योंकि वो पच गया है। अब देखते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन देख लिए, डाइजेशन देखें, एब्जॉर्प्शन देखें, अब देख रहे हैं एसिमिलेशन। सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा रीसिंथेसाइज करते हैं सेल के अंदर, और वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है ना, सिंपल न्यूट्रिएंट्स एनाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर रिसिंथेसाइज कर जाते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में। और ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स कौन है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब आपके कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में आपको रिसिंथेसाइज कर गए। अब जैसे देखिए अमीनो एसिड्स, आपके शरीर में अमीनो एसिड्स जो हैं, पाचन के बाद हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स जो हैं वो कई तरह से हो जाते हैं। एक हो गया हार्मफुल और एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स। यदि अमीनो एसिड्स ज्यादा है और वो हार्मफुल है तो वो लीवर के अंदर एक प्रोसेस होता है ऑर्निथिन साइकिल, और उस ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा वह यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सेस अमीनो एसिड जो हार्मफुल है वो क्या होता है? लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल की मदद से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन मोस्टली जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, मोस्टली अमीनो एसिड्स जो हैं वह आपका इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की मदद से सेलुलर राइबोसोम में, ठीक है ना, सेल के राइबोसोम के द्वारा वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस। यानी मोस्टली अमीनो एसिड्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और जो हार्मफुल अमीनो एसिड्स होते हैं वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा लीवर में। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? राइबोसोम में। ये तो हम लोग जानते ही हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़े। और कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होता है कि मोस्टली जो ग्लूकोज होते हैं वह आपका एक रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह कार्य करता है हमारा, यानी कि ईंधन की तरह काम करता है। कौन? मोस्टली ग्लूकोज। मोस्ट ऑफ ग्लूकोज जो है वह रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह काम करते हैं। और कुछ शुगर जो हैं वो चेंज कर जाते हैं अमीनो एसिड्स और फैट्स में। कुछ शुगर जो कि रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह काम नहीं कर रहे हैं, कुछ बच गए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि अमीनो एसिड्स या फैट्स में चेंज हो जाते हैं। और यदि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्टोर्ड एज इंसुलिन हार्मोन, स्टोर हो जाएंगे कहां? आपको इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन इन लीवर, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में, और मसल सेल्स में, मसल्स और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में। ये यदि आपके शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में, इंसुलिन हार्मोन की मदद से स्टोर्ड हो जाते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन हो जाएगा, और वो लीवर और मसल सेल्स में स्टोर्ड हो जाएंगे ताकि समय पर काम करे। और तीसरा जो है फैट्स, फैट्स को अगर देखिए तो मोस्टली जो फैट्स है वो यूज्ड हो जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर बायोमोलिक मेम्ब्रेन्स। सेलुलर बायोमेम्ब्रेन्स बनाने में मोस्टली फैट का यूज होता है।
फैट भी नेसेसरी है। और फैट्स जो है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह भी काम करता है। और यदि फैट्स की अधिकता हो जाए तो वह स्टोर्ड हो जाता है लीवर में, बोन में, एडिपोज टिश्यू में जाकर के ये स्टोर होते हैं। ये भी क्लियर। अब फोर्थ देखते हैं हम लोग इरिगेसिव जोन इरिगेशन, है ना। चौथा हम लोग का है इरिगेसिव जोन और इरिगेशन, यह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।